मैं परवीन कातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम फिर से गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि 91 तथा 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी 91 तथा 100 के बीच हमें बताना है। तो हमने 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं अच्छे से क्लास में पढ़ ली थी बच्चों। तो 91 तथा 100 के बीच में अभाज्य संख्या की बात करें तो एक ही अभाज्य संख्या होती है, वो होती है 97। क्या होती है? 97। ठीक है, क्योंकि 91 के बाद क्या आते हैं? 92 आते हैं, और 92 भाज्य संख्या है और 93 भी हमारी भाज्य संख्या है। देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें एक और स्वयं का ही भाग जाता है। ठीक है, तो 92 में देख ली इकाएकांक 2 है, इसका मतलब इस संख्या में 2 का भाग जाएगा, तो 1 और 92 का जाएगा। उसके अलावा एक और संख्या का भाग चला गया ना, तो फिर वो भाज्य संख्या बन जाती है। 93 में देखिए तो अंकों का योग 9 और 3 12 हो रहे हैं, और 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें भी जाएगा, और का भी जाता है, लेकिन एक का ही पता लगा लेंगे तभी हम पता चल जाएगा कि वो भाज्य संख्या है या अभाज्य। तो एक और स्वयं के अलावा अन्य एक और संख्या का भाग चला जाए तो वो संख्या भाज्य बन जाती। फिर 94 की बात कर ली जाए तो इकाएकांक 4 है, इसमें 2 का, यानी जितनी भी सम संख्या होगी ना, 2 को छोड़कर, 2 एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो समभी और अभाज्य, और 2 के अलावा जितनी भी हमारी सम संख्या होगी, जितनी भी सम संख्या होगी वो सब क्या होगी? भाज्य, वो अभाज्य नहीं हो सकती। ठीक है, तो 94 भाज्य हो जाएगी। उसके बाद 95 इकाएकांक 5 है, तो जिस संख्या का इकाएकांक 0.5 होता है वो संख्या 5 से विभाजित होती है, और का भी जाता है इसमें। ठीक है, 19 का जाता है, तो ये 95 हमारी भाज्य हो गई। 96 सम आ गई तो ये भी हमारी भाज्य हो गई, और 97 एक संख्या है जो हमारी क्या है? अभाज्य हो जाएगी। 98 फिर से सम आ गई हमारे, और 99 हमारे क्या आ गई? 9 9 इकाई 2 अंकों को जोड़ेंगे तो 18 होते हैं। 18 में 9 का भी जाता है, 18 में 3 का भी जाता है, तो 18 से ये कट जाएगी हमारे, 9 से कट जाएगी, और क्या नाम से 3 से भी कट जाएगी, 11 से कट जाएगी, बहुत सारी संख्याओं का भाग जाता है, कटने का मतलब भाग जाता है। ठीक है, तो इनके 91 से इसके बीच में बतानी थी हमें, तो कौन सी आई? केवल 97 ही आ गई हमारी। क्या आ गई? 97। सम संख्या को तो आपको हटा ही देना है। ठीक है, सम संख्या तो कभी भी क्या नहीं होगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी। सम संख्या मतलब जिस संख्या का इकाएकांक 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या हमारी सम संख्या होती है। केवल किसको बोला है मैंने? 2 को जोड़कर। ठीक है, 2 एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। इसके अलावा जितनी भी सम संख्या होगी सभी क्या होगी? भाज्य होगी, अभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो 92 से लेकर 99 इनके बीच की पूछा है ना, तो बीच की बतानी है। ऐसे 100 तो ऐसे भी हमारी भाज्य होगी, तो बीच की पूछी थी, तो 92 से लेकर 99 तक कौन सी आई? केवल 97। यानी 91 तथा 100 के बीच कितनी भाज्य संख्या होती है? एक ही होती है, वो होती है 97। पूछता संख्या तो 97, संख्या पूछी है तो कितनी? एक होती है केवल। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से समझकर आपको प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो जितना हो सके अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा ले। जो भी आपके डाउट थे क्लियर हो जाएंगे, सब इस प्रश्नों में आ जाएंगे, इसलिए डेली जो क्लास डलती है उसके प्रश्नों को जरूर जरूर देखिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 0.4 0.04 0.004 और 4 का गुणनफल कितना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। दशमलव संख्या को जोड़ना, घटाना, बाकी करना और गुणा करना हमने अच्छे से जाना था। ठीक है, तो 0.4 गुणा में 0.04 गुणा में 0.004 और गुणा में 4, इसका गुणनफल क्या होगा? ठीक है, तो जब हमें दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से गुणा करना होता है तो हम पहले दशमलव को नहीं मानते, यानी हम अभी मानेंगे कि इनके दशमलव नहीं लगा हुआ है। तो ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो पूर्ण संख्या थी से पहले से। तो 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आया बच्चों? 16। 16 को 4 से गुणा किया तो 16 चौके 64, और 64 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 256, यानी 4 चौक 16। ठीक है, हासिल का है 4 छंग 24 रे 25, यानी 256 आ गए। ठीक है, अब आती है दशमलव लगाने की बारी। तो दशमलव कैसे लगाते हैं? अंक गिनते हैं। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, 2 अंक इसमें और 3 अंक इसमें, तो 3 2 5 और 6 अंक हो गए, यानी 6 अंक में इकाई की तरफ से गिनकर दशमलव लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ इकाई की तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3 अंक तो हमारे पास है,
लेकिन हमें 6 अंकों के बाद लगाना था, तो फिर हम यहाँ क्या लगा देंगे, 3 जीरो और लगा देंगे, तो अब 6 हो गए। अब ये लगा देंगे हम दशमलव। ठीक है, बस इस तरीके से करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास संख्या आ गई 0.000256। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सभी में 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 तो दिख रहे हैं, लेकिन इसमें दशमलव देखो 6 के बाद है, इसमें दशमलव 5 अंकों के बाद है, इसमें दशमलव 4 के बाद है, और इसमें दशमलव 3 के बाद है। तो हमें कितने अंकों के बाद लगाना था, 6 अंकों के बाद। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से समझकर आपको प्रश्न को हल करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी 31 दिन वाले मास का पहला दिन सोमवार है तो इसके 31वें दिन को कौन सा वार होगा, यानी कौन सा वार होगा, यानी इनमें से कौन सा वार होगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या सोमवार। ठीक है, 31 दिन वाला मास यानी 31 दिन वाला महीना है। ठीक है, अब 12 महीने में से कोई सा भी 31 दिन वाला महीना वो हो सकता है, हमें यहाँ नहीं दिया है, केवल ये दिया गया है कि 31 दिन वाला महीना है, मास यानी महीना है, जिसका पहला दिन का मतलब एक, पहला का मतलब एक यानी 1 तारीख को। ठीक है, पहला दिन यानी 1 तारीख को सोमवार है, तो 31 दिन यानी उसकी जो लास्ट तारीख होगी उस महीने की, उस दिन कौन सा वार होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। इसका मतलब है कि हर 7 दिन बाद में वही वार हमारा वापस आ जाता है। जैसे मान लो कि आज बुधवार है तो आज के 7 दिन बाद बुधवार आ जाएगा, अगर आज गुरुवार है तो आज के 7 दिन बाद फिर गुरुवार आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पहला दिन मतलब 1 तारीख को, पहले तारीख को मतलब क्या वार है, हमारे सोमवार है, तो इसका मतलब है तो अगला सोमवार आएगा, कितनी तारीख को आएगा, 7 दिन बाद। 7 दिन जोड़ेंगे तो यानी 8 तारीख को क्या आएगा, सोमवार आएगा। फिर अगला सोमवार कितना आएगा, 8 में 7 जोड़े तो कितने हो गए, 15, यानी 15 तारीख को फिर सोमवार आएगा। ठीक है, फिर 15 में 7 जोड़े तो कितने हो गए, 22, यानी 22 तारीख को फिर क्या आएगा, सोमवार आएगा। और 22 में 7 जोड़े तो कितने हो गए, 29, तो 29 तारीख को फिर से क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। ठीक है, और 7 दिन बाद, तो पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम 31वें दिन पूछा है तो 29 को सोमवार आ गया, तो 30 को क्या आ जाएगा, हमारा मंगलवार, क्या आ जाएगा, मंगलवार। ठीक है, और हमें 31 का पूछा है तो 31 तारीख को क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, बुधवार आ जाएगा। तो हमें ये पूछा है कि इसका 31वें दिन कौन सा वार होगा, तो वो बुधवार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि 5,0,9,3 और 8 अंकों द्वारा बनी 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। यानी अंक दिए हुए हैं हमें 5, 1 2 3 4 5, और इन्हीं अंकों से हमें बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या बनानी है, उनका क्या करना है, अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। क्या होता है, घटाना। ठीक है, तो जब हम बड़ी संख्या लिखते हैं तो सबसे पहले बड़ा अंक हम लेते हैं, फिर उससे छोटा इस तरीके से जमाते हैं। और जब छोटी संख्या हमें बनानी होती है तो सबसे छोटा अंक लेते हैं, लेकिन जब अंक 0 दिया हो तो पहले नंबर पर 0 को नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं बच्चों, क्योंकि अगर 0 पहले नंबर पे अगर हमने लिख दिया तो फिर संख्या का क्या हो जाता है, मान कम हो जाता है, यानी अंक कम हो जाते हैं उनके। जैसे 5 अंकों की तो 4 अंकों की रह जाती, 4 अंकों की तो फिर वो 3 अंकों की रह जाती। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ बनाएंगे इन अंकों से बड़ी से बड़ी, क्या बनाएंगे, बड़ी से बड़ी। तो अंक हमारे पास ये, तो बड़ी बनाएंगे तो 9, फिर 8, फिर 5, फिर 3 और 0, ये तो बन गई बड़ी से बड़ी। अब बनाएंगे छोटी से छोटी, क्या बनाएंगे, छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी बनाएंगे तो सबसे पहले 0 को हम नहीं लेंगे, पहले उससे बड़ा कौन है, 3, उसको लेंगे, फिर 0, फिर 5, फिर 8, 9। कहने का मतलब है बड़ी से बड़ी बनाना है तो हमको किस में जमाना है, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, और छोटी छोटी बनानी तो इन अंकों को बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे, तभी ये तो बड़ी बनेगी और ये छोटी बनेगी। ठीक है, यानी सब बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, और छोटी बनाने के लिए छोटा। अब देखो छोटा 0 था, इसको आगे लिख देती तो फिर संख्या 4 अंकों की हो जाती, इसलिए जब 0 अंक आ जाए तो फिर उसको सेकेंड नंबर पे दूसरे नंबर पर रखना है। तो छोटा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा, इस तरीके से हमारी बड़ी छोटी संख्या बन गई। अब क्या करना था हमें, इनका
अंतर करना, अंतर का मतलब घटाना, घटाएंगे। एक उधार लेंगे 10, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ कितने रह गए 2। एक उधार लिया 12, 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ कितने रह गए 4। एक उधार लिए तो 14, 14 में 5 गए तो 9, यहाँ कितने रह गए 7, 7 में से 0 गए तो 7, 9 में से 3 गए तो 6। तो क्या आ गया हमारे 67,941। ठीक है, बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर कितना आ गया 67,941। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाएगी आपको घटाने में तो लमसा आंसर हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी 68,059, 68,051, 67,951, यानी ये तो बिल्कुल मिलती जुलती है। अगर यहाँ गलती से 5 आ गए तो फिर डी भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको करना है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे 67,941। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है आपके पास भिन्न भिन्न पूर्णांकीय विमाओं वाले कितने आयत हो सकते हैं जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर हो। यानी ऐसे कितने आयत तो होंगे आप बना सकते हो जिनका क्षेत्रफल 64 हो और उनकी विमाएं क्या होनी चाहिए भिन्न भिन्न। ठीक है, भिन्न भिन्न का मतलब पूर्णांकीय यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि पूर्ण संख्या में बताना है, दशमलव में नहीं बताना, पूर्ण संख्या में ही होनी चाहिए। और भिन्न भिन्न विमाएं का मतलब है कि आयत की बात हो रही है यानी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगी। तो हमें पता है आयत की लंबाई चौड़ाई अलग होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं आयत कहते हैं। तो उनका क्षेत्रफल 24 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो 24 के हम क्या निकालेंगे गुणनखंड, या अपवर्तक हम कह सकते हैं, गुणनखंड कह सकते हैं। ठीक है, या गुणक भी हम कह सकते हैं, या भाजक भी हम कह सकते हैं, चारों ही बात एक है। तो 24 में किस चीज का भाग जाता है, 1 का जाता है। 1 का कितनी बार जाता है 24 बार, ये लिख दिया। ठीक है, ताकि हमें फिर बार में पाड़ा बोलने की जरूरत नहीं हो। यानी 24 के गुणनखंड हम लिख रहे हैं, इसका मतलब 24 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। अब यहाँ भाज्य की बात नहीं हो रही, सभी जितनी भी संख्याओं का भाग जाता है वो हमें लिखना है। ठीक है, चलिए 1 का भाग जाता है 24 बार, तो पीछे से भी कवर होती जाएगी, यानी 24 तक पाड़ा बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए 2 का भाग कितनी बार जाएगा 12 बार, बार दूनी 24 होते हैं ना, तो इधर से 2 तक आ गए, इधर से हम 12 तक आ गए। ठीक है, फिर 3 का भाग जाता है 3 वाटे 24, कितनी बार 8 बार, तो इधर 8 से पीछे वाली आ गई, इधर इन्हीं का ही जाएगा 8, फिर 12, फिर 24 लास्ट। ठीक है, फिर 4 का भी जाता है 4 छंग 24, तो इधर आ गए हम 6 तक, इधर आ गए 4 तक, इधर 6 से लेकर 24 तक कवर हो गए। अब 5 का तो जाता ही नहीं है, 5 के बाद 6 का देंगे तो 6 का जा रहा है, 7 का जाता नहीं, 8 का, यानी पूरी पीछे से भी आ गई। ठीक है, यानी ये इनके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब हम आयत बनाएंगे, तो आयत बनेगी तो एक तो 1 और 24 वाली हमारी बन जाएगी, यानी 1 गुणा में 24 बराबर 24 क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई मान लो, तो एक आयत तो हमारी ये बन जाएगी जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरी क्या है कि 2 को अगर हम 12 से गुणा करते हैं तो 24 आते हैं, यानी एक आयत हमारे 2/12 की बन जाएगी। ठीक है, तो इसका भी क्षेत्रफल हमारे 24 आ जाएगा। तीसरी आए 3 और 8 से बन जाएगी, 3 गुणा में 8, तो अभी हमारे क्या हो रहे हैं 24 आ रहे हैं। ठीक है, और चौथी आयत बन जाएगी 4 गुणा में 6, 4 छंग 24। और आयत हमारी नहीं बन सकती जिनमें इस तरीके से गुणा करने पर 24 आ जाए। ठीक है, तो ये बनेगी, 1 की 2 से बन गई, 3 से बन गई, 4 से, 5 का गया नहीं तो 6 से, 6 वापस रिपीट हो जाएगा, 6 से बनाएंगे तो 6 चौके 24 करेंगे तो ये तो आ गई ना, दोबारा रिपीट नहीं करनी, अलग अलग भुजाओं की बनानी है। 6 हो गई, फिर 8 का, फिर 12 और 24 का जा रहा था। तो इस प्रकार से क्या पता चला हमें कि ऐसी भिन्न भिन्न भुजाओं वाली कितनी आयतें बनेगी, 4 आयतें हम बना सकते हैं। कितनी आयतें बना सकते हैं हम, 4 आयतें बना सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीका है इस तरीके से करने का। ठीक है, और गुणनखंड निकालने का तरीका भी आपको पता चल गया है कि कैसे निकालते हैं। तो 1 का भाग कितनी बार गया 24 में 24 बार, यानी 24 का भाग 1 बार, ऐसे कह सकते हैं। 2 का भाग 24 में जाता है 12 बार, या 12 का भाग जाता है 24 बार, यानी पीछे से भी हो रही है और आगे से भी हमारी कंप्लीट होती जा रही है। तो फटाफट से हमारे क्या हो जाएंगे गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे। तो कितने गुणनखंड हो गए, 24 के पूछे तो 8 गुणनखंड हो गए। तो हमें यहाँ पर हमें तो आयतों के लिए पूछा गया था कितनी आयतें बनेगी, तो 4 आयतें हमारी बन जाएगी जिनका क्षेत्रफल क्या होगा 24 होगा। देखिए सभी का 24 हमारे आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा कि ऐसी कितनी आयतें बनेगी, 4 आयतें हम बना सकते हैं जिनका क्षेत्रफल 24 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा कि किस व्यंजक का मान 1 से अधिक है। 4 हमें दिए हुए, हमें पता लगाना है कि किसका मान 1 से अधिक है। तो ऑप्शन से हम इसको करेंगे, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है 1/2 प्लस 1/3, तो इनको जोड़ते हैं। तो देखिए लसप हमारा लेना पड़ेगा इनका, क्योंकि हर असमान है। तो 2 और 3 का लसा आ गया 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 एकम 2,
तो आ गया हमारे 5/6 और 5/6 क्या है, एक उचित भिन्न है। तो ये उचित भिन्न है, इसका मतलब ये एक से ज्यादा नहीं होगी। उचित भिन्न क्या होती है, एक से कम होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन है हमारा 1/2 -1/3। ठीक है, तो लस इनका आ गया 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 एकम 3, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए तो कितने बच गए, 1, 1/6। ये भी क्या है हमारी उचित भिन्न है, तो ये भी क्या होगी हमारी एक से कम हो, क्योंकि उचित भिन्न एक से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए तो बी भी हमारा क्या हो गया, गलत। सी को जांच करते हैं, तो सी है 1/2 गुणा में 1/3। तो गुणाम करेंगे तो एक एकम एक, अंश कौन से हर को हर से कट रहे थे ही नहीं, 2 तिया 6, 1/6। तो 1/6 फिर से उचित भिन्न आ गई, तो ये भी क्या नहीं होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। ये यही तो पूछा है कि किस व्यंजक का मान एक से अधिक है। लास्ट डी वाला जांच करते हैं, तो 1/2 भाग 1/3 है, तो 1/2 भाग का निशान गुणा में बदल जाएगा, तो 3/1। तो क्या हो गया, 3 एकम 3, 2 एकम 2। तो ये क्या है हमारी अनुचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न। और अगर इसको मिश्रित बनाए तो 2 एकम 2 और एक बच गया 1 सहित 1/2। तो ये क्या आ गया, 1.5 आ गया, 1 सहित 1/2। तो सीधा ही दिख रहा है कि ये 1 से ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका जवाब सही हो जाएगा कि डी वाला जो व्यंजक है उसका मान 1 से अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से दिमाग लगाकर आपको काम करना है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैसे हमने इनको सरल किया तो 5/6 आया, अगर इसमें से एक घट जाता है इसका मतलब ये एक से बड़ी है, और नहीं घटता है तो छोटी, ऐसे कर सकते हैं। और ऐसे हमने पता लगा लिया कि उचित भिन्न यानी 6 का भाग, इसमें अगर हम दशमलव बनाना चाहे तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाकर हमें करना पड़ेगा। तो पॉइंट से पहले पूर्ण संख्या में कुछ नहीं आया, इसका मतलब है ये क्या होगी, एक से छोटी ही होगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1/2 भाग 1/3 जो व्यंजक है वो एक से बड़ा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा भिन्न संग्रह छोटी संख्या से बड़ी संख्या के क्रम में, यानी छोटी से बड़ी की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब आरोही क्रम पूछा गया है कि आरोही क्रम में कौन सा जमा हुआ है, यानी छोटी से बड़ी संख्या की क्रम में हमें बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तो ए ऑप्शन कोई सा भी हम लेकर उसको देख सकते हैं और जमा कर देखेंगे, जो हमारा ऑप्शन मिलेगा वो सही जवाब हो जाएगा। तो ए को ही हम लिख लेते हैं 1/4, 3/8, 3/16 और 5/32। इनको हम आरोही क्रम में जमाएंगे तो इनके हर असमान है, तो पहले हरों को समान करना पड़ेगा, और हरों को समान करने के लिए हरों का लसाअ लेना पड़ेगा। तो 4, 8, 16 और 32 का लसाअ हमारा क्या जाएगा, 32, क्योंकि 32 में 4 का भाग जाता है, 8 का भी जाता है, 16 का भी, 32 का। ठीक है, तो लसाअ आ गया हमारा 32। अब 4 में 32 का, 4 का भाग 32 में लगाएंगे तो 4 8 32, और 8 को अंश से गुणा करें तो 8 एकम 8, यानी ये भिन्न क्या बन गई, 8/32। तो ये इसके सामने वाली होगी। ठीक है, 8 का भाग 32 में कितनी बार गया, 8 चौक 32, 4 बार, 4 को अंश से यानी 3 से गुणा किया तो 4 3 12। तो ये भिन्न बन गई 12/32। ठीक है, जब इनको हम सरल करते हैं तो वापस हमारे 3/8 ही आएंगे। ठीक है, हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि ताकि हर समान होने के बाद अंश को देखकर हम पता लगा ले कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, चलिए 16, 3/16 है, 16 का 32 में कितनी बार गया, 2 बार, 16 दूनी 32, 2 को 3 से गुणा किया तो 2 तिया 6, कोमा ये वाली भिन्न ये हो गई। ठीक है, 32 का भाग 32 में एक बार, 1 को 5 से गुणा किया तो 5 एकम 5। ठीक है, अब हर सबके समान हो गए। अब अंश देखकर पता लगा लेंगे, तो जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी और जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी से क्या लेके जाना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। ठीक है, तो छोटी देखिए हमारे सबसे छोटा अंश किसका है, ये वाला है 5, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 32, 5/32 हो जाएगी। ठीक है, उससे बड़ा कौन है, 6, तो क्या हो जाएगी, 6 के सामने कौन है, 3/16 उससे बड़ी, फिर उससे बड़ा 8 है तो 1/4 उससे बड़ी, और सबसे बड़ा 12 है यानी 3/8 उससे बड़ी। तो ये हमारी छोटी से बड़ी यानी आरोही क्रम में जम गया है। अब ये वाला ऑप्शन जिसमें होगा वही हमारा सही होगा। तो ये तो हमारा नहीं है, बी 5/32, 3/16 फिर 3/8 गलत हो गया। ठीक है, ये गलती हो गया। सी में 3/8 आ गया तो ये गलत हो गया। और डी देखिए 5/32, 3/16, 1/4 और 3/8 बिल्कुल सही मिल रहा है। ये हमारा छोटी से बड़ी भिन्न की ओर जमा हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हरों का लसाअ लेकर हरों से समान कर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्रैकेट 1 बटा में
एक गुणा में 2 प्लस 1/1 गुणा में 2 गुणा में 4 प्लस 1/1 गुणा में 2 गुणा में 4 गुणा में 6 ब्रैकेट बंद का मान है। यानी इनको हल करना है तो क्या हमारा आएगा आंसर। ठीक है, तो हल करते हैं। 1/1 गुणा में 2 प्लस 1/1 गुणा में 2 गुणा में 4 प्लस 1/1 गुणा में 2 गुणा में 4 गुणा में 6। तो पहले तो नीचे हम गुणा कर लेते हैं, तब भिन्न बनेगी, फिर उनको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 1/2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2 प्लस 1/4 दूनी 8 8 एकम 8 प्लस 1/6 चौके 24 24 दूनी 48 48 एकम 48 यानी 1/48। अब क्या करना है, हमें जोड़ना है। ठीक है, जोड़ेंगे तो हर समान करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 और 8 48 ऐसे नहीं जोड़ सकते कि 1 2 3 जोड़ दिए और 2 8 48 को जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, हर में हर जोड़ दिया, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, हर का लसे लेंगे तो 2 8 48 का लसे क्या आएगा, 48 ही हमारा आएगा। ठीक है, तो 2 का भाग 48 में कितनी बार गया, हमारे 24 बार। 24 दूनी 48 होते हैं, तो 24 को अंश से गुणा करेंगे तो 24 एकम 24। ठीक है, 8 का भाग 48 से कितनी बार, 8 6 48 कितनी बार, 6 बार। 6 को अंश से गुणा किया तो 6 एकम 6। ठीक है, चलिए उसके बाद 48 का भाग 48 कितनी बार, एक बार। 1 को अंश से गुणा किया तो 1 एकम 1। अब इनको जोड़ेंगे तो 24 और 6 कितने हो गए, 30। 30 में 1 जोड़े तो 31। 31 बटा में 48। अब 31 हमारी अभाज्य संख्या है, तो ये तो किसी से कटने वाली नहीं है, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31 बटा में 48 ही आ जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था। तो क्या आ जाएगा, 31 बटा में 48। ठीक है, 31 में भी था लेकिन यहाँ 84 थे। ठीक है, 48 में था लेकिन ऊपर 13 है। तो देखो ऐसे मिलते जुलते आंसर हमें वहां पर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बड़े ध्यान पूर्वक देखकर आपको आंसर का टिक लगाना है। ठीक है, तो 31 बटा में 48 यानी सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, तसल्ली से हल करना है आराम से। जब भी भिन्नों के जोड़ बाकी आपको दिए हुए हो और हर असमान हो तो सबसे पहले हर को हम समान कर लेते हैं, तभी हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। और आरोही अवरोही भी हम इसी तरीके से करते हैं, और बड़ी छोटी भिन्न ढूंढना भी हम इसी तरीके से हरों को समान करके करते हैं। ये चारों चीजें हम एक इसी तरीके से, इसी विधि से हम इनको हल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्लास में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया था। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आए, कोई डाउट आपको लगे, तो आप फटाफट से जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उस टॉपिक को वहां से आप देख सकते हैं आराम से, और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने तसल्ली से सारी चीज समझा रखी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, किसी राशि में से एक लड़के ने 1/2 भाग खर्च कर दिया तथा फिर शेष राशि का 1/6 भाग खर्च किया। यदि अब उसके पास 25 रुपए शेष बचे हो तो उसके पास कुल राशि कितनी थी। ठीक है, हमारे पास राशि नहीं है, बस भाग दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर राशि मान लेंगे कि माना की कुल राशि बराबर 100 रुपए। यानी बच्चे के पास जो भी हमें दिया हुआ है उसके पास एक क्या थी, एक लड़के के पास 100 रुपए थे। ठीक है, अब उसने क्या किया, 1/2 भाग खर्च कर दिया राशि का। यानी खर्च कितना किया, खर्च किया बराबर 1/2 भाग। 1/2 भाग का मतलब आधा खर्च कर दिया। इसका मतलब कितने रुपए खर्च कर दिए, हमने पूरे रुपए x माने थे, तो x का हम आधा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे का मतलब गुणा होता है, तो x/2 रुपए क्या कर दिए उसने, खर्च कर दिए। पूरी राशि x थी, उसमें से x/2 यानी उसका आधा खर्च कर दिया। फिर आगे क्या कहा गया है, जैसा बोला है वैसा करेंगे, तथा फिर शेष राशि का 1/6 भाग खर्च कर दिया। तो पहले तो हमें शेष राशि निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, शेष राशि। तो शेष राशि क्या हो जाएगी, x था, उसमें से 1/2 खर्च कर दिया, तो x में से आधी गई तो कितनी बचेगी, 1/2 रुपए बच गए। आधी राशि यानी शेष राशि 1/2 हो गई। अब उसका भी कितना भाग खर्च कर रहा है, 1/6 भाग। यानी भाग कितना खर्च किया, 1/6 भाग। दोबारा खर्च कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 1/6 भाग। ठीक है, किसका, शेष राशि का। ठीक है, तो कितना खर्च कर दिया, यहाँ हम निकाल लेंगे, तो खर्च बराबर किसका किया है, शेष राशि का किया है। शेष राशि का 1/6, शेष राशि कितनी बची, 1/2 बच गई। तो 1/2 का कितना खर्च किया, 1/6 का मतलब गुणा होता है, तो 1 और 6 दूनी 12, तो 1/12 रुपए फिर खर्च कर दिए। ठीक है, पहले एक किए थे 1/2 रुपए खर्च, और अब कर दिए 1/12 खर्च। ठीक है, फिर भी अभी उसके पास कितने रुपए बचे, शेष बराबर कितने रुपए बचे, 25 रुपए। तो ये तो रुपए में दे रखे, इसको तो करना था ही नहीं। चलिए, तो ये शेष रुपए भी अगर हम जोड़ देते हैं तो तीनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, पूरी राशि हमारे पास आ जाएगी। तो एक समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा
कि x बटा में 2 रुपए खर्च किए, फिर किए x बटा में 12 खर्च, उसके बाद 25 रुपए बच गए और बराबर में पूरी राशि हमारी आ जाएगी। यानी खर्च किए और बचत सबको जोड़ते कुल राशि हमारे पास आ जाएगी और कुल राशि कितनी पूरी x है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर नीचे 1 मानेंगे, भिन्न बनाकर करेंगे तो लसा आ गया इनका 12, 2 का भाग 12 में कितनी बार गया 6 बार, 6 को 1 से गुना किया तो 6x प्लस 12 को 1 से 12 का भाग 12 में दिया तो 1 बार, 1 को 1 से गुना किया तो x प्लस 1 का भाग 12 में 12 बार और 12 को 25 से गुना किया तो 12 पंजे से 8 हासिल के 6, 12 दूनी 24 और 24 और 6 कितने हो गए 30 और बराबर x। ठीक है, 6x में एक x जोड़े तो कितने हो गए 7x प्लस 300 और ये 12 भाग में तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा तो ये हो गया 12x। ठीक है, अब 300 हमारे रह जाएंगे, ये भी x वाली है और ये भी x वाली है तो 7x को इधर भेजेंगे तो 12x और इधर प्लस में इधर जाके माइनस के 7x तो 300 बराबर कितने हो गए हमारे 12x में से 7x गए तो 5x तो x यहाँ रह जाएगा और 5 इसके साथ गुणाए तो इधर जाते हैं भाग में तो क्या हो जाएगा 300 बटा में 5 तो 5 से कितनी बार कट गया 60 बार तो 60 बराबर क्या आ गया x किसको माना था हमने कुल राशि को तो कुल राशि क्या आ गई हमारे 60 यानी बच्चे के पास उस लड़की के पास कितनी राशि थी कुल 60 रुपए थी। क्या थी 60 रुपए हमारी उसकी कुल राशि। इस तरीके से आपको करना है जैसे जैसे कहा है। पहले कहा था कि किसी राशि का 1/2 भाग खर्च किया हमने राशि मान ली x और उसका 1/2 भाग खर्च किया इसका मतलब x बटा में 2 रुपए खर्च कर दी। फिर बोला गया था शेष राशि, अगर शेष राशि नहीं बोलते तो डायरेक्ट फिर x का 1/2 गुना में 1/6 और इस तरीके से हम कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर शेष पहले निकालेंगे तो शेष आ गया x/2 उसका भी 1/6 भाग खर्च किया है तो शेष जो लिखा आता है ना तब शेष निकालना पड़ता है। अगर ये शेष शब्द नहीं आएगा तब तो फिर हम पूरी x राशि का 1/6 यानी x/6 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो शेष x/2 का भी 1/6 कर दिया यानी x बटा में 6 दूनी 12 x/12 खर्च किया उसके बाद 25 पे शेष बच गए यानी x/2 खर्च किया फिर x/12 और 25 बच गए बराबर में कुल राशि x हो गई। तो समीकरण गोल करेंगे तो x बराबर क्या आ गया हमारे 60 रुपये आ गए। ठीक है, तो b हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा b हमारा सही जवाब हो जाएगा कि उसके पास कुल कितनी राशि थी 60 रुपए थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है एक फल विक्रेता ने 100 रुपए के 1 दर्जन संतरे बेचकर 20 रुपए का लाभ कमाया, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। जब भी लाभ प्रतिशत की बात आए और हानि प्रतिशत की बात आए बच्चों तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रम मूल्य पर निकाला जाता है, ये आपको मैंने समझा दिया था। ठीक है, तो 100 रुपए में 1 दर्जन संतरे बेच रहा है तो 1 दर्जन से तो हमें मतलब नहीं, यहाँ 100 रुपए से मतलब है कि 100 रुपए क्या दिया हुआ है हमें विक्रय मूल्य, बेचने को क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है हमारा 100 रुपए, 100 रुपए में बेचकर क्या किया 20 रुपए का लाभ कमाया तो लाभ बराबर क्या हो रहा है 20 रुपए का हो रहा है। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्रम मूल्य चाहिए, ऐसे नहीं कि 20 बटा में 100 रख दिया गुणा में 100 कर हम आंसर ले आए तो गलत हो जाएगा क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रम मूल्य पर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें क्रम मूल्य निकालना है तो 100 रुपए भी बेचने पर 20 रुपए का लाभ हो, इसका मतलब 20 रुपए भी इसमें शामिल है। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो हम 100 में से लाभ को घटा देंगे यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर आप जोड़ दोगे गलती से कि लाभ जुड़ जाता है, लाभ हो रहा है यानी जोड़ दे अपन तो फिर वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तब तो फिर हमारा क्रय मूल्य 120 आ जाएगा और 120 में खरीदा और 100 में बेचा तो फिर हानि होनी चाहिए थी। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 100 रुपए है और उसमें बेचने पर 20 का लाभ हुआ तो ये लाभ हम घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा यानी 80 रुपए में खरीदा था और 100 रुपए में बेचा इसलिए तो 20 का लाभ हुआ। अब हमें तो क्या निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है लाभ प्रतिशत, तो जिसका प्रतिशत निकालते हैं वो ऊपर और जिसमें से निकालते हैं वो नीचे और गुणा में प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा में 100 तो लिखेंगे। तो सीधा सा फॉर्मूला हमारा बन जाता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ कितने का हो रहा था 20 का, क्रय मूल्य कितना आ गया 80 और गुणा में 100 तो 20 से एक बार 20 से 4 बार ठीक है और 4 से 25 बार। ठीक है, तो क्या आ गया 25% का क्या हो गया हमें लाभ हो जाएगा। ठीक है उसका, ठीक है फल विक्रेता को क्या हो जाएगा 25% का लाभ हो जाएगा। तो डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों सही हो जाएगा आंसर 25%। ठीक है, तो आज हमने फिर से हमारे जो गणित के जो आएगा हमारा उसमें गणित के जो सवाल आएंगे उनको हमने अच्छे से जाना है यानी कैसे प्रश्न आते हैं उनको हमने सीखा है। तो आई होप आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।